हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। इस कोर्स को हम शुरू करते हैं ये समझने के साथ कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनका क्या उपयोग है, क्या यूसेज है, क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप किसी से भी बात करोगे, आईटी प्रोफेशनल्स किसी से भी बात करोगे, तो वो आपको हमेशा बताएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड मास्टर। इसके ऊपर आपकी कंप्लीट मास्टरी होनी चाहिए। तो क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स को लर्न करना हमारे लिए जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं ये समझने में कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इनका मेन यूसेज क्या है। इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको किसी और रूप में चेंज करने के लिए कंप्यूटर को अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जो उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं उनको डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी, दे आर कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। So basically temporary storage that is used to organize data so that it can be accessed and updated efficiently, they are called data structures. Data structures वो temporary storage हैं जिस स्टोरेज के अंदर हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको अपडेट करते हैं और उसको प्रेजेंट भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे को डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, इस टेम्परेरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। डेटा स्ट्रक्चर्स आर दैट टेम्परेरी स्टोरेज, चाहे वो एरे हों, ये सब हम बाद में देखेंगे, चाहे वो एरे हों, चाहे वो लिंक्ड लिस्ट हों, चाहे वो ट्रीज हों, चाहे वो ग्राफ्स हों, इन सब के बारे में हम आगे इस कोर्स में प्रॉपरली समझेंगे। सी या C++ लैंग्वेज में या जावा में या कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज में जो हम बेसिक डेटा टाइप्स यूज करते हैं, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग एक्सेट्रास या एरे, दे आर ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके साथ ही दूसरे तरह के भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरे, वेक्टर, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, सेट, ट्री, ग्राफ, हैश टेबल, ऑल ऑफ देम आर डेटा स्ट्रक्चर्स। फ्रॉम इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, एरे, वेक्टर, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, सेट, ट्री, एवरीथिंग इज ए डेटा स्ट्रक्चर। और इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को हम इस कोर्स में समझेंगे, पढ़ेंगे और इनके ऊपर मास्टरी हम अचीव करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, नॉन प्राइमरी या सेकेंडरी भी कह सकते हो। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे इंट हो गया, इंटीजर, फ्लोट हो गया, डबल वगैरह भी, वो भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं। कैर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैसे प्रिमिटिव नहीं है, बूलियन को प्रिमिटिव कह सकते हो, स्ट्रिंग थोड़ा सा हम अलग कैरेक्टर से, कैर से बनाते हैं। नॉन प्रिमिटिव कौन से हो गए? एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब के सब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से जो एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू हैं, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और ट्री और ग्राफ ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्वेश्चन यही है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों लर्न करने हैं, क्यों हमें सीखने पड़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और ये हमारे को समझना, इसको समझना कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों लर्न करने हैं, ये भी बहुत जरूरी है। If we want to make our code scalable, we have to learn data structures. If we want to learn how to optimize our code, we have to learn data structures. If we want to learn to avoid reinventing the whole wheel, we have to learn data structures. To be able to use the programming language in the best possible way, learn data structures. To solve complex real-world problems in a very efficient way, we have to learn how to use the data structures. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जो कोडिंग इंटरव्यूज़ हैं उसमें आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। तो अगर आपको ये सब इंटरव्यूज़ एस करने हैं, यू हैव टू डू वेल इन दोज इंटरव्यूज़, यू हैव टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं।
सो वी हैव टू स्टोर एंड प्रिंट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हमने कंप्यूटर में स्टोर करना है और उनको प्रिंट करना है। तो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे को इन सब की एक एक अलग अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। int n1 इज इक्वल टू 1, सी आउट n1 endl। सो n1 1 है, इसको प्रिंट करो। दूसरी स्टेटमेंट n2 इज इक्वल टू 2, सी आउट n2 endl। सो n2 2 है, इसको प्रिंट करो। तीसरी स्टेटमेंट n3 इज इक्वल टू 3, सी आउट n3 endl। सो अगेन n3। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ करते तो 50 स्टेटमेंट्स हमारे को यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक नंबर के लिए एक अलग स्टेटमेंट। इसकी जगह हम अगर एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो 3-4 स्टेटमेंट्स में ही हमारा काम हो जाएगा। हम एक एरे लेते हैं, एरे का साइज़ 50 है। हम उस एरे को फॉर लूप में घुमाते हैं 1 से लेकर के 50 तक, और एक एक करके उस लूप के अंदर वो बारी बारी से हमारा कंट्रोल आएगा और उसको प्रिंट कर देगा। मगर हमें कोड स्टेटमेंट सिर्फ 4 ही लिखनी पड़ेंगी, 4 से ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ेंगी। डेटा स्ट्रक्चर्स कॉरस्पॉन्ड टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशंस होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स उनसे ही कॉरस्पॉन्ड करते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स और कैरेक्टर्स, इसके लिए हम एरे यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक सेंटेंस बनाने के लिए हम स्ट्रिंग्स की एक लिंक्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। स्टैक्स और क्यूज के भी रियल वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में हम स्टैक्स और क्यूज कई जगहों पर यूज करते हैं। अगर किसी स्थान पर हायरार्चिकल इंफॉर्मेशन दिखानी हो तो वहां पे ट्रीज यूज होते हैं। फेसबुक जैसा नेटवर्क ग्राफ बनाने के लिए, दोस्तों का, फ्रेंड्स का नेटवर्क दिखाने के लिए, या ट्रैफिक का नेटवर्क ग्राफ दिखाने के लिए हम ग्राफ्स यूज करते हैं। कंप्यूटर में डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको मैनिपुलेट करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, ये कंप्यूटर साइंस की सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट समस्या है। जो भी इसको मास्टर करने में सफल हो जाते हैं उनको प्रोग्रामिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उनके लिए प्रोग्रामिंग, कोडिंग बहुत आसान हो जाते हैं। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अरेंजिंग डेटा इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, बेसिकली इन डेटा स्ट्रक्चर्स, इट सेव्स अस टाइम एंड इट मेक्स लाइफ ईजी फॉर अ प्रोग्रामर। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमारे को ऐसा कोड लिखना पड़ता है जो बहुत फास्ट हो, बहुत एफिशिएंट हो और बहुत ही कम मेमोरी स्पेस ले। अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज नहीं है और अगर हमारी उनके ऊपर मास्टरी नहीं है तो हम इस तरह के प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। और अगर हम इस तरह के प्रोग्राम लिख नहीं सकते तो ना तो हम इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, ना ही हम किसी कॉर्पोरेट में कोई अच्छा काम कर सकते हैं। हमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने की क्या जरूरत है? क्या हम सारा काम एरे से नहीं कर सकते? क्यों हम ट्रीज लर्न करें, क्यों हम स्टैक लर्न करें, क्यों हम क्यू लर्न करें? इतना मथापच्ची, इतना टेंशन, इतना लर्निंग, ये सब करने की क्या जरूरत है? सच्चाई ये है कि अगर हम चाहें तो सारा काम एरे से भी कर सकते हैं। पर पहली बात, दिस इज नॉट कूल। सारा काम अगर एरे से करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट, बहुत ज़्यादा बेकार, स्लो, डिफिकल्ट टू हैंडल। अगर किसी और को दिखाओगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। उस कोड को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं। और अच्छी कंपनी में जॉब लगने का सपना तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। सिंपली जॉब लग ही नहीं सकती, क्योंकि इन ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे।
मतलब कई बार डायरेक्ट वे में पूछ लेते हैं, कई बार इनडायरेक्ट वे में पूछ लेते हैं। अगर आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स पे मास्टरी नहीं है तो अच्छा इंटरव्यू क्लियर करना या अच्छी कंपनी में जॉब लगना या कॉन्फिडेंटली हर एक इंटरव्यू को क्लियर कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। एरे की क्या लिमिटेशंस हैं, एरे में कमियां क्या हैं, क्या क्या काम ऐसे हैं जो हम एरे से नहीं कर सकते या अगर हम उनको एरे से करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन एन एरे, किसी भी एरे में कोई नया एलिमेंट ऐड करना ये बहुत ही इजी काम है, एक ही स्टेप में ये काम हो जाता है। पर किसी एरे में से कोई एलिमेंट डिलीट करना ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को यहाँ पर 66 को डिलीट करना हो तो पहले तो हम 66 को डिलीट करेंगे, उसके बाद हमारे को 66 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उस एरे में उन सबको 66 की पोजीशन पे, मतलब 8 को 66 की पोजीशन पे, 32 को 8 की पोजीशन पे, 54 को 32 की पोजीशन पे, 19 को 54 की पोजीशन पे और 87 को 19 की पोजीशन पे सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उतना ही काम बढ़ जाता है। तो एरे में से एलिमेंट डिलीट करना मुश्किल काम है, लंबा काम है, ज़्यादा काम है। पर एरे में नया एलिमेंट डालना, उसके एंड में डालना सिंपली जाकर के एक ही स्टेप में हो जाता है। इसके साथ ही कोई अनऑर्डर्ड एरे हो तो उसमें कोई एलिमेंट को सर्च करना हो वो भी स्लो प्रोसेस है। एरेस की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि उनका एक फिक्स्ड साइज होता है। एक बार शुरुआत के टाइम पे, शुरुआत के समय पे जो साइज फिक्स कर दिया उसको बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल है और कुछ केसेस में नामुमकिन है, कर ही नहीं सकते। कोडिंग की शुरुआत में या प्रोग्राम की शुरुआत में हमारे को एक साइज का अंदाजा लेना पड़ता है कि एरे का साइज ये होगा तो हमारा काम चल जाएगा। जो अंदाजा हम लेते हैं कई बार तो वो अंदाजा बहुत बड़ा पड़ भी जाता है और कई बार वो अंदाजा बहुत छोटा भी पड़ जाता है। तो अगर बड़ा पड़ गया तो मेमोरी वेस्ट होती है, छोटा पड़ गया तो एरे ओवरफ्लो कर जाती है। एरे ओवरफ्लो करने से डीप रूटेड या लॉजिकल एरर्स आ जाते हैं कोड में, जिनको डिबग करना या जिनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसी वजह से हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स को भी यूज़ करते हैं। हम सारे काम एरे से नहीं करते, जहाँ जहाँ एरे से अच्छे से काम हो सकता है वहाँ वहाँ एरे को यूज़ करते हैं, मगर जहाँ पर एरे से रिस्क होता है वहाँ पे हम एरे को नहीं यूज़ करते। तो अब समराइज करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मिली, हमने लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा, हमने सीखा कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों यूज करने चाहिए, वाई वी शुड लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स। हमने ये भी देखा कि डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रियल लाइफ में किस तरह से किन किन चीज़ों के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं, रियल लाइफ की क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं अगर हम उनको कंप्यूटराइज करें। हमने ये भी सीखा कि रियल लाइफ की कौन कौन सी सिचुएशन में कहाँ कहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। एफिशिएंसी और कन्वीनियंस के हिसाब से हम किस जगह पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एल्गोरिदम्स की इंट्रोडक्शन देंगे।